हमारा है कि अपने नाम से शहर स्थापित करने वाला प्रथम राजा कौन था? प्रताप शाह था। अपने नाम से शहर स्थापित किया था प्रताप शाह ने 1876 में। प्रतापनगर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है। टिहरी राज्य को आदर्श नगर बनाने का सर्वप्रथम प्रयास प्रताप शाह ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय प्रताप शाह को जाता है। 1876 में इसने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी, प्रताप शाह, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी में 1880 में दवाखाने की स्थापना प्रताप शाह द्वारा की गई थी। ये दोस्तों आपका सही नहीं है, तो कौन सा घटना आपका सही सुमेलित है पूछा गया है, तो 1, 2, 3 आपका क्या है, सही सुमेलित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। ये प्रताप शाह से संबंधित प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आपको याद करने हैं। ठीक है। सूची फर्स्ट में क्या है, एक साइड आपका कर दिए गए हैं, दूसरे साइड उसके बारे में बताया गया और आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा किससे सही सुमेलित हो रहा है। ठीक है। जैसे भाग कर, भाग कर दोस्तों किससे संबंधित है, तो यह है घराटों पर लगने वाला जो कर है वो है भाग कर। ठीक है। अगला क्या, खैनी कपिलनी कर क्या है, कुली बेगार से संबंधित जो कर था वो था खैनी कपिलनी कर। ठीक है। ऐसे कूद कर जो है दोस्तों, कूद कर किससे संबंधित था, कूद कर आपका संबंधित है नगद के बदले लिया जाने वाला, नगद के बदले अनाज दिया जाने पर। ठीक है। और सिरती कर जो है, सिरती क्या है, एक हमारा नगद कर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। भाग कर क्या है, कुली बेगार से संबंधित कर क्या है, भाग कर है। खैनी कपिलनी कर, सॉरी भाग कर क्या है, भाग कर घराटू पर लगने वाला कर है, भाग कर। खैनी कपिलनी कर क्या, कुली बेगार जो कर है वो खैनी कपिलनी कर है। कूद कर क्या हो गया, नगद के बदले अनाज। ठीक है। और सिरती कर क्या हो गया, आपका नगद कर हो गया। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में कमलेश नगरकोटी और आयरन जुयाल का संबंध किस खेल से है, तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्या, कमलेश नगरकोटी और आयरन जुयाल। ठीक है। स्नेह राणा का संबंध भी किससे है, क्रिकेट से ही है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में सबसे, सॉरी, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वह है कौन सी, हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। कहाँ है, राजस्थान में मुख्यतः इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला ही है। ठीक है। और अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली के सरोराई, जो पुराना संसद भवन है वहां तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण किस काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, जो 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। याद रखना आपको, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक इसको माना जाता है। ठीक है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर है। ठीक है। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी के रूप में मानी जाती है। ठीक है। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर है। इंपोर्टेंट। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई थी, तो 1874 से दोस्तों राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है। और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता है, जनक के रूप में किसको जाना जाता है, हेनरी रैमजे को जाना जाता है, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय क्या थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है। छठे नंबर के ये कुमाऊं कमिश्नर थे और सर्वाधिक लोकप्रिय कुमाऊं कमिश्नर के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भी कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, हेनरी रैमजे ही थे। ठीक है। और 1856 से लेकर 1884 तक इन्होंने उत्तराखंड में ये कमिश्नर रहे थे। सबसे लोकप्रिय कुमाऊं कमिश्नर थे, इन्हें उत्तराखंड का राजा कहा जाता है। ठीक है। और लोकप्रिय कुमाऊं कमिश्नर के रूप से में भी जाना जाता है। मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी, जो 1857 की क्रांति है इनके समय पर ही हुआ था। ठीक है। कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है इनको, इन्हें राम जी के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय कमिश्नर थे। ठीक है। 1863 में विकेट भूमि बंदोबस्त इनके समय पर ही हुआ था, जिसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया गया था। ठीक है। इन्होंने आलू की खेती की शुरुआत उत्तराखंड में कराई थी। ठीक है। और इनके द्वारा ही दोस्तों सबसे पहले आपदा प्रबंधन के कार्य उत्तराखंड में किए गए थे। तराई भावर का जो प्रशासन है, तराई भावर में नहरों का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के रूप में कार्य करने के लिए हेनरी रैमजे को ही जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, 1918 को विजयादशमी के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे के संपादन में किस पत्र का प्रकाशन प्रकाशित हुआ था, तो शक्ति नामक समाचार पत्र दोस्तों 1 अक्टूबर या 10 अक्टूबर 1918 को शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। शक्ति आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और ये किस अखबार की प्रतिस्थापन थे, तो अल्मोड़ा अखबार दोस्तों। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार जो कि बंद हो गया था 1918 में, उसी के प्रतिस्थापन के रूप में अल्मोड़ा अखबार के ही एक कॉपी के रूप में शक्ति को जाना जाता है। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार क्या है, अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था अखबार। ठीक है। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, जो था अल्मोड़ा समाचार पत्र। ठीक है। और 1912-13 के आसपास में इसके संपादक बने थे कौन, हर्षदेव जोशी जी। और हर्षदेव जोशी ने क्या किया, इसका संपादन कर रहे थे और इसकी बिक्रियों को बढ़ा दिया, और बाद में अंग्रेजों के द्वारा इस अखबार पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है। और अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। उसके बाद में हर्षदेव जोशी नहीं दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे, सॉरी बद्रीदत्त पांडे। ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के द्वारा फिर 1918 में क्या होता है, सत्य नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सुमेलित करना है
ठीक है। तो बहुत बार दोस्तों क्या होता है ना, तेज तेज बोलने के चक्कर में कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैं मिस आउट बोल दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम देख लेंगे आगे। आप लोग भी थोड़ा सा, वो बेसिक चीज़ें ही हो सकती हैं। कभी कभार क्या होता है, जल्दी जल्दी आपको फैक्ट बताने के चक्कर में तो दिमाग कभी कभार सोचता कुछ और है और मुंह से निकल कुछ और जाता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मुक्तेश्वर में क्या है, भारतीय वेटरनरी शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों, मुक्तेश्वर में स्थित है। ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। इसकी स्थापना अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी, तो 1890 भी है कहीं, 1893 भी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पटवार डांगर क्यों फेमस है दोस्तों, पटवार डांगर फेमस है टीका फैक्ट्री के लिए, ठीक है। रामगढ़ क्या है, रामगढ़ फल संरक्षण के केंद्र के रूप में है, और झिरौली जो हो गया वह मैग्नीसाइड की फैक्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है, झिरौली, ठीक है। चंडाक और झिरौली ये मैग्नीसाइड के लिए हो गए, रामगढ़ में हो गया फल संरक्षण केंद्र, और पटवार डांगर में हो गया टीका फैक्ट्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बेराइट्स खनिज किस जनपद में पाया जाता है, तो बेराइट्स दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, यह देहरादून जनपद में पाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की खनिज नीति कब आई थी, सबसे पहले 2001 में आई थी, ठीक है। और भूतत्व एवं निर्माण विभाग इसका कार्य करता है खनन का, ठीक है। और बेराइस नामक खनिज कहाँ है, यह देहरादून में पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कुछ और, जैसे आपसे पूछा जाता है कि लाइम स्टोन उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त होता है, तो देहरादून से सर्वाधिक प्राप्त होता है, फिर टिहरी गढ़वाल और फिर पिथौरागढ़, ठीक है। ऐसे डोलोमाइट उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा देहरादून से, फिर टिहरी गढ़वाल से और फिर पिथौरागढ़ से, ठीक है। मैग्नेसाइट उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा झिरौली, चंडाक, ठीक है, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ यहाँ से प्राप्त होता है। फास्फोरस देहरादून और टिहरी गढ़वाल से, ग्रेफाइट अल्मोड़ा और नैनीताल से, स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल से, लोहा जो होता है नैनीताल और चमोली से प्राप्त होता है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए, कुछ कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में है, बिल्कुल सही है। दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं दोस्तों, दयारा बुग्याल कहाँ स्थित है, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, क्या दयारा बुग्याल, ठीक है। ऐसे ही वेदिनी बुग्याल चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है। वेदिनी बुग्याल वेदों का प्रणयन स्थल है। सबसे बड़ा सबसे प्रथम बुग्याल कौन सा है, वेदिनी बुग्याल है। सबसे पहले सबसे वेदों का प्रणयन स्थल भी इसी बुग्याल से माना जाता है, जो कि चमोली में स्थित है, ठीक है। और नंदा राज्य यात्रा भी वेदिनी बुग्याल से होकर ही जाती है, ठीक है। ऐसे ही खलिया टॉप बुग्याल का है, यह पिथौरागढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, दयारा बुग्याल आपका सही नहीं है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्वतीय जो कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। एकाकी प्राणी है, बंधनावस्था में दिखता है। दूसरा है, यह आईयूसीएन की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है। दूसरा क्या है, यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है, ठीक है। देखिए, यह एकाकी प्रणाली है और बंधनावस्था में दिखता है, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है, 1 और 3 सही होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यह आईयूसीएन की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है। नहीं दोस्तों, यह आईयूसीएन की रेड डाटा सूची में खतरे में है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सुमेलित नहीं है। तो कौन सा कथन सुमेलित है पूछा गया है, तो आई थिंक इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है 1 और 3 का, तो 1 और 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। पिथौरागढ़ में सोना ग्लेशियर है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा में पनपतिया ग्लेशियर है, नहीं दोस्तों, पनपतिया ग्लेशियर कहाँ है, यह रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। चमोली में दोनागिरी ग्लेशियर हो गया, उत्तरकाशी में बंदरपुर ग्लेशियर हो गया, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ऐसी कस्तूरी मृग दोस्तों इसे कहते हैं हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। उत्तराखंड का क्या है, राज्य वस्तु है। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर है। उत्तराखंड के जंगली क्षेत्रों में 3600 मीटर से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है, ठीक है। यह वो प्राणी एकाकी प्राणी है जो बंधनावस्था में नहीं दिखता है। इसे आईयूसीएन की रेड डाटा सूची में लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत रखा गया, यानी कि रेड डाटा सूची में ये शामिल है, ठीक है। और अवैध सूची शिकार के कारण ये क्या है, खतरे में है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो कांचूला खर्क में स्थित है। कहाँ पे, कांचूला खर्क में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में, कहाँ, चमोली में, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही कुछ अन्य ग्लेशियरों के बारे में बात करें तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से हो गया, नामिक हो गया, सोना हो गया, और हो गया आपका म्योला हो गया, ठीक है, काली हो गया, ये सब क्या है, सुक्तौली हो गया, ये सब ग्लेशियर क्या है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। ऐसे ही बागेश्वर के ग्लेशियरों के बारे में बात करें तो बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर हो गया, मैक्तोली हो गया, कफनी हो गया, सुखराम हो गया, और सुंदरवन हो गया, ठीक है। ये जो ग्लेशियर है बागेश्वर में है, ठीक है। ऐसे ही आप चमोली के बारे में बात करें तो चमोली में आपका दूनागिरी ग्लेशियर हो गया, हिप्राबोमक ग्लेशियर हो गया, बद्रीनाथ ग्लेशियर हो गया, सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, ये चमोली में स्थित है, ठीक है। ऐसे ही उत्तरकाशी के बारे में बात करें, उत्तरकाशी में बंदरपुर ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, और डोगरयानी ग्लेशियर हो गया, ये सब आपके क्या है, उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ दोस्तों 25 दिसंबर 2018 को हुआ था, ठीक है। और इसमें लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है, गौना भूस्खलन 1893 में हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों, गौना लेक टूटी थी 1893-94 में, ठीक है। नैनीताल भूस्खलन 1880 में हुआ था, सबसे भयानक भूकंप 18 सितंबर 1880 को ये हुआ था, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला तवाघाट भूस्खलन 1962, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तवाघाट भूस्खलन 1962 में नहीं हुआ था, ठीक है। अभी हाल फिलहाल भी दोस्तों तवाघाट भूस्खलन आपका हुआ था, ठीक है। और
आप इसमें 1977 नोट कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है। और अभी 2000 जो क्या है हमारा 24, अभी दिसंबर 2024 में भी तवा घाट में भूस्खलन की घटना सामने आई थी, ठीक है। और याद रखना आपको, गौना 1893 चमोली में है गौना भूस्खलन, नैनीताल भूस्खलन नैनीताल में, कर्मी भूस्खलन कर्मी का है बागेश्वर में है, 1993 में क्या हुआ था, कर्मी भूस्खलन आया था, ठीक है। ऐसे कुछ भूकंप इंपोर्टेंट है, 1803 का बद्रीनाथ भूकंप या गढ़वाल का भूकंप काफी फेमस है, ठीक है। ऐसे ही उत्तरकाशी में भूकंप कब आया था दोस्तों, 1991 में भूकंप आया था, ठीक है। चमोली में भूकंप कब आया था, 1999 में चमोली में भूकंप आया था। केदारनाथ आपदा कब आई थी, 2013 में आई थी। मालपा भूस्खलन कब आया था, 1998 में दोस्तों मालपा भूस्खलन की घटना हुई थी, ठीक है। ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दोस्तों कौन प्रकाशित करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपका करता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का महत्वपूर्ण वैश्विक एक आर्थिक प्रकाशन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर अक्टूबर माह में जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें वैश्विक स्तर पर आर्थिक घटनाओं व स्थितियों के बारे में आकलन किया जाता है और समष्टि आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। आईएमएफ की तरफ से ये आंकड़े 1980 से अब तक जारी किए जा रहे हैं। कुछ अन्य जो आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रकाशन है उनके बारे में हम दोस्तों जान लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न हो गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे और कोष भी पूछे जा सकते हैं और उससे संबंधित आंसर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी पूरी लिस्ट दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के वो चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो अन्य कुछ संगठन आप देख सकते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये तो आपका जारी कर दिया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ठीक है। ऐसे देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। फिस्कल मॉनिटर के रिपोर्ट जो है आईएमएफ के द्वारा जारी किया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ऐसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट यूनेप के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, उत्तराखंड संयुक्त राष्ट्र कोष के द्वारा। ऐसे ही ओवर प्लेनेट रिपोर्ट यूनेप के द्वारा ही जारी की जाती है, यूएनईपी के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। ऐसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक जो है वह यूनेप और सीबीडी के द्वारा लागू किया जाता है। ग्रीन आउटलुक रिपोर्ट यूनेप के द्वारा लागू की जाती है, जारी की जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकट 8 के द्वारा 1991 से जारी की जाती है। वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरेंस रिपोर्ट विश्व बैंक हो गया। ग्लोबल मोर्टिनिटी रिपोर्ट हो गया विश्व बैंक, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो हो गया ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिपोर्टें आपको याद रखनी है। ऐसे दोस्तों इंटरनेशनल जो ट्रेंड स्टैटिस्टिक्स लिमिटेड जो रिपोर्ट है वह डब्ल्यूटीओ के द्वारा जारी की जाती है। तो ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गढ़वाल का हातिम बाई किसे कहा जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल का हातिम बाई दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये किसको कहा जाता है, कुंवर सिंह नेगी जी को गढ़वाल का हातिम भाई कहा जाता है। किसको, कुंवर सिंह नेगी जी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और उपनाम मैंने आपको पहले ही बताए हैं, जैसे बद्रियत पांडे पूर्वांचल के, से उत्तराखंड का गांधी हो गया, इंद्रमणि बड़ौनी, देहरादून का सुल्तान हो गया महावीर त्यागी, और कुमाऊं का राजा किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे हो गया, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी हो गया, कुमाऊं की झांसी की रानी या जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है, वह तिरु रोतली को कहा जाता है। कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी हो गया, गढ़वाल का चाणक्य बुढ़िया नथानी हो गया, उत्तराखंड का आजाद किसको कहा जाता है, श्रीधर की मोठी को कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 4 कथन दिए गए हैं और आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत 1824 में ट्रेल के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। 1819 में ट्रेल के द्वारा पटवारी के 9 पदों का सृजन किया गया। सबसे पहले पटवारी के पदों का सृजन ट्रेल ने 1819 में किया था, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक ट्रेल को कहा जाता है, ये भी दोस्तों गलत होगा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जो जनक है वह ट्रेल को कहा जाता है। हाँ चलो ये भी सही मान लेते हैं, क्योंकि जो जनक और जन्मदाता है ना, सबसे पहले इसने ट्रेल ने क्या की थी, 1819 में पटवारी के पदों का सृजन किया था, जो कि राजस्व का था, ठीक है। लेकिन राजस्व पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता पूछा जाएगा तो फिर वहाँ पे आपका हेनरी रैमजे हो जाएगा, ठीक है। वैसे 1874 में हेनरी रैमजे के द्वारा उत्तराखंड में सुचारू रूप से राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम ट्रेल के पक्ष में इसको भी सही मान सकते हैं, ठीक है। अगला 1821 में ट्रेल ने उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। तो ट्रेल के द्वारा आबकारी विभाग की स्थापना 1821 में नहीं दोस्तों, 1822 में हुई थी, ठीक है। तो 1, 2, 3 तो आपके सही हो जाएंगे और कथन 4 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। बाकी ट्रेल के बारे में डिटेल चीज़ें हम कभी और डिटेल से जानेंगे, ठीक है। थोड़ी चीज़ें मैंने तो आपको बता भी दी थी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे लंदन में ग्लोबल
ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे जो लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को, ठीक है। उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को ब्रिटेन में एक प्रशिक्षित ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड GBA से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित कार्यक्रम में नेगी दा को लोक संस्कृति एवं लोकगीत संगीत में योगदान देने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो नीति आयोग द्वारा जारी दोस्तों एसडीजी रिपोर्ट जारी हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 27 विकास लक्ष्य की रिपोर्ट हुई है 16 आधारों पर, ठीक है। वैसे एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं, लेकिन नीति आयोग के द्वारा 16 आधारों पर ही इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें उत्तराखंड राज्य को पहला स्थान मिला है, ठीक है। और उत्तराखंड के साथ साथ दोस्तों किसको, केरल राज्य को भी इसमें पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो नीति आयोग ने 2023-24 के सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी की रिपोर्ट जारी की। रैंकिंग में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा 79 अंक हासिल किए, 79, ठीक है, हासिल करे हैं। साथ ही केरल ने भी 79 अंक हासिल किए हैं। और उत्तराखंड और केरल दोनों संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है, ठीक है। सबसे अंतिम स्थान पे बिहार है जिसने 57 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और सभी 16 बिंदुओं पर बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को सर्वाधिक अंक हासिल हुए हैं, ठीक है। चौथे स्थान से छलांग लगाते हुए उत्तराखंड क्या है, वर्तमान में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है एसडीजी लक्ष्यों में, ठीक है। और 79 अंक इसको प्राप्त हुए हैं। 16 लक्ष्य कौन कौन से, गरीबी हो गया, जीरो हंगर हो गया, जीरो पॉवर्टी हो गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गया, लैंगिक समानता हो गया, स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छ ऊर्जा हो गया, बेहतर कार्य व आर्थिक विकास हो गया, उद्योग नवाचार इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आर्थिक समानता में गिरावट हो गया, सतत विकास पूर्ण शहर व समुदाय हो गया, जवाबदेह पूर्ण उपयोग व उत्पादन हो गया, क्लाइमेट एक्शन हो गया, जलीय जीवन धरती पर जीवन हो गया, और संघ की न्याय या शक्ति का न्याय कीड़ा हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको याद है। अगला है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी लागू करने वाला है सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? उत्तराखंड दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। 19 जुलाई 1900 नहीं दोस्तों 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य का जीईपी यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी किया है, ठीक है। तो जीईपी का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों, कौन सा? उत्तराखंड। तो याद रखना आपको, जीईपी सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। कब सूचकांक जारी हुआ? 19 जुलाई 2024 को लागू हुआ है, ठीक है। इसके तहत जीईपी का मतलब है पर्यावरण की वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को पैसे में बदलना, यानी कि साफ हवा और पानी से लोगों को होने वाले फायदे को भी पैसों के हिसाब से हिसाब लगाना क्या होता है? जीईपी के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान का शुभारंभ किस जिले से एवं कब किया गया था, ठीक है। तो इस बार का मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स तो आपको बताइए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान का जो शुरुआत दोस्तों यह कहाँ से की गई थी? रुद्रप्रयाग से की गई थी। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मई 2024 में घोषणा की गई थी इस योजना की, ठीक है। तो पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान किससे संबंधित है? रुद्रप्रयाग जनपद, मई 2024, ठीक है। ये मैंने करंट अफेयर में आपको सब चीजें करा रखी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? घरेलू मुद्रा में अधिमूल्यन निर्यात को प्रोत्साहित करता है, घरेलू मुद्रा में अधिमूल्यन आयात को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास आयात को प्रोत्साहित करता है, घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास निर्यात को प्रोत्साहित करता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको लैंग्वेज दोस्तों पकड़नी थी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा कि घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास के कारण दोस्तों क्या होता है? आयात प्रोत्साहित नहीं होता है, जबकि क्या होता है? निर्यात प्रोत्साहित होता है, ठीक है। निर्यात को प्रोत्साहित होता है, आयात क्या होता है? हतोत्साहित होता है, यानी कि आयात क्या है? घटता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि घरेलू मुद्रा में अधिमूल्यन क्या करता है? अधिमूल्यन से क्या होता है? निर्यात बढ़ता है, बिल्कुल सही है। घरेलू मूल्य मूल्य में अधिमूल्यन से निर्यात हतोत्साहित यानी कि घटता है, हतोत्साहित मतलब कम होना या घटना, ठीक है। और प्रोत्साहित होना मतलब बढ़ना। अगर आप घरेलू मुद्रा में अधिमूल्यन करेंगे तो उससे क्या होगा? निर्यात घटेगा या कम होता है, और आयात क्या होता है? बढ़ता है। इसी प्रकार से घरेलू मुद्रा में अगर आप मूल्य ह्रास को देखेंगे तो मूल्य ह्रास क्या करता है? आयात को हतोत्साहित करता है, और निर्यात को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आयात को प्रोत्साहित नहीं करता है, हतोत्साहित करता है। जो घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास के कारण निर्यात बढ़ता है, और मूल्य ह्रास के कारण ये की डिप्रिसिएशन होती है, उसके कारण क्या होता है? घरेलू मुद्रा के सापेक्ष विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। तो जब विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जो घरेलू मुद्रा है उसके मूल्य में गिरावट आती है, तो इससे अधिक रुपये में विनिमय किया जा सकता है, अर्थात $1 से भारत से अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। इस प्रकार घरेलू देश यानी कि भारत में से अमेरिका को क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा, यानी कि निर्यात को क्या होता है? प्रोत्साहन होता है मूल्य ह्रास से। याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है कि जीएसटी लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कि संविधान में संशोधन के बिना जीएसटी लाने के लिए संघ के साथ सहमत होने के लिए राज्य तैयार नहीं थे, ठीक है। अगला क्या है? जीएसटी समवर्ती सूची पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 246 में ऐसे मामले के लिए अपर्याप्त था। अगला क्या है? वित्त मंत्री की सशक्त समिति ने संवैधानिक संशोधन की
संस्तुति की थी। और अगला है आपका कि जीएसटी परिषद ने सांविधिक संशोधन की संस्तुति की थी ताकि उनकी शक्ति में वृद्धि हो। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जीएसटी लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी। तो जीएसटी लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जीएसटी जो था वह समवर्ती सूची के आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 246 ऐसे मामलों के लिए क्या था दोस्तों, अपर्याप्त था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जीएसटी संबंधी जो हमारा अधिनियम था दोस्तों, आपको याद रखना है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 2016 में आया था, ठीक है। और अगर आपसे विधेयक पूछेगा तो जीएसटी संबंधी विधेयक कौन सा था, वो था 122वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। 2014 में आया था जीएसटी विधेयक जिसे कहते हैं। और जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम कौन सा था, 101वां है, विधेयक 122वां, ठीक है। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 366 में एक नया खंड 12A जोड़ा गया, ठीक है। 12A जोड़ा गया था, ठीक है, जिसके अनुसार वस्तु एवं सेवा कर का मतलब है मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों की आपूर्ति पर लगने वाले कर को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला कर। और जीएसटी को कब से लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। और जीएसटी लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। ध्यान तभी है कि जीएसटी क्या होता है, ग्रॉस आपका जो वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक है, वो समवर्ती के सूची के आधार पर क्रियान्वित होना था। और अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु ऐसे मामलों के लिए अपर्याप्त था। इसलिए संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246 के तहत यह व्यवस्था की गई कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा और राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, ये लगाने का अधिकार होगा। तो जीएसटी से संबंधित आपको याद रखना है कि इसीलिए जीएसटी की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन हो गया, 2016 में आया था, विधेयक 122वां हो गया। अब 366 में एक नया खंड 12A जोड़ा गया और अनुच्छेद 246 के तहत कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। करों में वृद्धि, व्यय में कटौती और अत्यधिक ऋण, निम्नलिखित में से क्या सरकारी घाटे में कमी कर सकता है। देखिए सरकारी घाटे में कमी कब होगी, जब करों में वृद्धि होगी, जब कर बढ़ेगा तो सरकार के पास में अधिक आय आएगी। व्यय में कटौती होगी, जब व्यय कम होगा तो सरकार के पास में धन बचेगा। और ऋण लेंगे, ऋण लेके क्या होता है, सरकार के पास में धन देना पड़ता है, धन का ह्रास होता है। तो सरकारी घाटे में कमी क्या क्या कर सकता है, करों में वृद्धि और व्यय में कटौती। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको दोस्तों कि करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। भारत में सरकार द्वारा राजस्व की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है और सार्वजनिक उपकरों के शेयरों की बिक्री के माध्यम से प्राप्तियों में बढ़ोतरी करने का भी प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या होता है, करों में वृद्धि से और व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी आ सकती है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक साइड कुछ देशों के नाम लिखे गए हैं, दूसरे साइड कुछ मार्केटों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब शेयर मार्केट के नाम है, जैसे डोव जोन्स न्यूयॉर्क, हैंग सेन सियोल और FTSE 100 लंदन, ठीक है। तो पूछा गया कि कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। जो डोव जोन्स है ये न्यूयॉर्क की शेयर मार्केट की कंपनी है और FTSE 100 जो है वो लंदन की शेयर मार्केट की कंपनी है, ठीक है। अगर आपसे देखें हैंग सेंग, ठीक है, तो हैंग सेंग कहाँ की, हांगकांग की दोस्तों क्या है, संबंधित देश की क्या है, शेयर बाजार है, ठीक है। तो डोव जोन्स हो गया न्यूयॉर्क का, ऐसी नेस्डैक है यूएसए का, निक्की या टोक्यो हो गया जापान का, ऑस्ट्रिया हो गया नॉर्वे का, संघाई हो गया चीन का, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया लंदन का, हैंग सेंग हो गया हांगकांग का, बर्लिन हो गया जर्मनी का, वारसा हो गया पोलैंड का, वियना हो गया ऑस्ट्रेलिया का, फ्रैंकफर्ट जो हो गया जर्मनी का, शेंजेन चीन का और ढाका बांग्लादेश का, ठीक है। ये कुछ देशों के शेयर मार्केट के नाम हो गए, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न ये दोस्तों इंपोर्टेंट है, M1 M2 M3 M4, ठीक है। इसके प्रावधान आपको याद रखने हैं और इसका सूत्र भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आपको इसके प्रावधान और सूत्र दोनों याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपायों नामतः M1 M2 M3 M4 पर डेटा प्रकाशित करता रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। M1 क्या है, जनता के पास मुद्रा सहित बैंक प्रणाली की मांग जमा एवं RBI के पास अन्य जमा का योग है, ठीक है। तो ये M1 इसने बोल दिया। अगला क्या है, M3 क्या होता है, M1 और बैंकों में सावधि जमा का योग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसने क्या कहा, पहला ऑप्शन M1 क्या होता है, जनता के पास मुद्रा सहित, मुद्रा के साथ में बैंक प्रणाली की मांग जमा एवं RBI के पास में अन्य जमा का योग क्या होता है, M1 होता है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों मुद्रा आपूर्ति के लिए 4 वैकल्पिक उपाय दिए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यानी कि संकलित
मौद्रिक राशि या मुद्रा के घटक M1, M2, M3 और M4 के आधार पर डाटा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो M1 होता है, M1 में क्या क्या होता है, जनता के पास मुद्रा बैंक प्रणाली की मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जनता के पास मुद्रा बैंक प्रणाली की मांग जमा तथा आरबीआई के पास में अन्य जमाओं का जो योग होता है वह क्या होता है, M1 कहलाता है। तो M1 बिल्कुल ये सही हो जाएगा। एक तो जनता के पास मुद्रा सहित बैंकिंग प्रणाली की मांग जमा और दूसरा हो जाएगा आरबीआई के पास में बैंक जमा मांग जमा। ठीक है, ये हो गया M1। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसी M2 होता है इसमें दोस्तों, एक M2 क्या होता है, M2 हो जाएगा M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा। ठीक है, तो डाकघर जो भी बचत बैंक होते हैं उनकी जो बचत जमा होती है वो M1 के साथ में जोड़ देंगे तो M2 निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला आता है हमारा M3। M3 में क्या होता है, M3 में M1 होता है तथा बैंक प्रणाली में समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंक की प्रणाली में सावधि जमा या समय जमा या बैंक टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ये क्या होता है, M3 होता है। M3 बराबर M1 प्लस बैंक प्रणाली में समय जमा। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है M4। M4 क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर M3 में अगर आप डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा को जोड़ देंगे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़ करके तो आपका M4 निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि इसमें जो M1 और M2 है ये क्या है, संकीर्ण मुद्रा के आयाम है, जबकि M3 और M4 क्या है, व्यापक मुद्रा के आयाम है। ठीक है, M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे व्यापक उपाय है, इसे समाज का संकलित मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा आपूर्ति का सबसे व्यापक उपाय कौन सा है, M3 है, इसे समाज का संकलित मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है। तो M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ लीजिएगा। M1 में क्या होता है, जनता के पास मुद्रा बैंक प्रणाली की मांग जमा हो गया और आरबीआई के पास में अन्य जमाओं का योग हो गया, ये M1। M2 क्या है, M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा हो गया। M3 क्या हो गया, M1 प्लस बैंक प्रणाली में समय जमा हो गया। ठीक है, M4 क्या हो गया, M3 प्लस डाकघर बैंकों में डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा आपका हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन महात्मा गांधी रोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त करने का पात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मनरेगा या नरेगा, वर्तमान में मनरेगा के नाम से जाना जाता है, पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, फिर बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत इसको जाना जाता है। ठीक है, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य और किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है इसके तहत लाभ प्राप्त कौन करता है, तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वह मनरेगा के तहत दोस्तों क्या कर सकते हैं, काम पाने का अधिकार रखते हैं, काम पाते हैं। 100 दिन का रोजगार सरकार प्रदान करती है। ठीक है, कुछ राज्य 150 दिन का भी प्रदान करते हैं, मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं। तो वही सब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप थोड़ा सा नरेगा और मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों नरेगा के बारे में बात करें, पहले इस नरेगा नाम से जाना जाता था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 को दोस्तों नरेगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नरेगा की शुरुआत कब की गई थी, तो 2 फरवरी 2006 को की गई थी। ठीक है, और वहीं इसका नाम परिवर्तित कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, यह योजना भारत में बिना वर्गीय भेदभाव किए हुए प्रत्येक परिवार की वित्तीय वर्ष में कम से कम एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करने का काम करता है। इससे क्या होगा, गरीबी कम होगी, भुखमरी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, इसमें ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों की मुख्यतः भूमिका मानी जाती है। ठीक है, ये आपको एक्चुअली याद करना है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुई पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए 1951 में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। ठीक है, हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधी परियोजनाओं को भी इसमें सर्वोच्चता दी गई थी। दूसरा क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी दूर करने के सिद्धांत पर आधारित थी। ये भी ठीक है। अगला क्या है, नवी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी थी। ये भी ठीक है। ठीक है, नवी पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक तीव्र धारणीय और अत्यधिक समावेशी विकास था। तो ये आपका कौन सा सही नहीं है पूछा गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका शीर्षक तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना नहीं था, जबकि ये किसका शीर्षक था, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था। ठीक है, तो याद रखना आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास को प्राप्त करना। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, और नवी पंचवर्षीय योजना का अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि इसका उद्देश्य 7% रखा गया था। ठीक है, लेकिन
सकल घरेलू उत्पाद विकास दर हासिल करना था 7%, लेकिन इस योजना के दौरान केवल 5.5% ही आर्थिक विकास दर प्राप्त की जा सकी, इसलिए इसने अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया था। ठीक है, और जो पंचवर्षीय योजना है, इसके बारे में मैं आपको इससे पिछली वीडियो में सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता चुका हूँ, योजना आयोग के बारे में बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर करते हैं समाप्त, और आप इन सारे पॉइंटों को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वीडियो को जितनी बार देख सकते हो देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करते रहें, जो भी गलतियां आपको लग रही हैं आप हमें सूचित भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।